नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे बेरोजगार युवाओं की, जिनके लिए अब कहीं ना कहीं बम्पर वैकेंसी खुलने वाली है। यह बात बीजेपी कह रही है। इसकी शुरुआत हो चुकी है। करीब 13,500 पद प्राथमिक शिक्षकों के लिए निकल कर आए हैं। जो डीएड अभ्यर्थी हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। पर यहां पर दिक्कत यह है कि अब बीएड अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे जो लंबे समय से कि अब नौकरी आएगी, अब नौकरी आएगी। उनका इंतजार जो है वो खत्म नहीं हो रहा है। अब उनके सब्र का बांध टूट रहा है और वो पूछ रहे हैं कि जब मध्य प्रदेश में 70,000 से ज्यादा शिक्षकों की कमी है तो सिर्फ डीएड अभ्यर्थियों के लिए वैकेंसी क्यों निकाली जा रही है, हम और कितना इंतजार करें। कांग्रेस कह रही है कि शिक्षा की बदहाली के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। बेरोजगारी बढ़ रही है और शिक्षकों की इतनी कमी होने के बाद भी, कई विभागों में पद खाली होने के बाद भी सरकार वैकेंसी पूरी नहीं कर रही है। उधर बीजेपी का कहना है कि यह शुरुआत है, आने वाले दिनों में हम पूरी तरह से बदल देंगे हालात। इसी पर शुरू करते हैं आपकी बात। तो डीएड अभ्यर्थियों के लिए 13,500 पदों के लिए वैकेंसी आ गई है। बीएड अभ्यर्थी, आपको बता दें, डीएड और बीएड में अंतर यह है कि डीएड डिप्लोमा होता है इन एजुकेशन और बीएड होता है बैचलर डिग्री इन एजुकेशन। डीएड 1 साल में पूरा हो जाता है, बीएड वालों को 3 साल तक पढ़ाई करनी पड़ती है। दुर्भाग्य यह है कि जो छोटे या प्राथमिक छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टीचर होते हैं, जिन्हें हम प्राइमरी टीचर कहते हैं, प्राथमिक स्कूलों के टीचर, उनके लिए फिलहाल अभी जो वैकेंसी आई है उसमें सिर्फ डीएड अप्लाई कर सकते हैं। यह बात बीएड अभ्यर्थियों को अखर रही है, खल रही है। हालांकि डीएड वाले कहां कर पाएंगे, बीएड वाले कहां कर पाएंगे, इसको लेकर कोर्ट ने बहुत स्पष्ट फैसला दे दिया था। जो नियम था उसे अपहोल्ड किया गया था और उसके बाद से यह तय है कि डीएड वाले जो हैं वो प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अप्लाई करेंगे और माध्यमिक और अगर बात की जाए हाई स्कूल के शिक्षकों के लिए तो वहां बीएड के अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे। पर उनका यह कहना है कि आपने जो वैकेंसी निकाली 13,500 एक साथ उनकी निकाली है, हम कब तक इंतजार करें। अगर 13,500 निकालना भी था तो 6-7 हजार उनकी निकाल देते, 4-5 हजार हमारी भी निकाल देते। उनका भी कहना सही है। तो ऐसे में क्या कह रहे हैं, क्या मांग है बीएड अभ्यर्थियों की, जरा ये सुनिए। रोजगार का अगर भर्ती आती है तो हम भी एक शिक्षक बन पाएंगे और अपने मध्य प्रदेश में योगदान दे पाएंगे और आर्थिक रूप से सक्षम बनेंगे। को 2 साल हो गए हैं बीएड किए हुए और मैं इससे पहले भर्ती आई थी तो परंतु जैसे कुछ नंबरों से जैसे मैं रह गया था, परंतु सरकार अब भर्ती द्वारा निकालेगी तो अब तैयारी की है तो हो सकता है इस बार हो जाए, एक अटेम्प्ट और मौका मिले। और आइए अब देखते हैं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस क्या आरोप लगा रही है बीजेपी पर और बीजेपी किस तरह से आश्वासन दे रही है कि हम बहुत जल्द बहुत सारी वैकेंसियां भी निकालेंगे और युवाओं का पूरा ख्याल मोहन सरकार रखेगी। सुनिए। प्रदेश में रोजगार की भारी कमी है और ऐसे में शिक्षा भर्ती निकलती है तो केवल प्राइमरी टीचर्स की। आपको याद होगा 2023 में एक तुगलकी फरमान निकला था जिसमें बीएड कर चुके अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक बनने पर आवेदन तक नहीं करने दिया गया था और उसमें कहा गया था कि डीएड कंपलसरी है, जबकि डीएड से बड़ी डिग्री बीएड होती है। खासकर महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित नौकरी में से एक माने जाने वाली शिक्षा विभाग की नौकरी में हमारी बहन बेटियों को जो बीएड धारक है उनको रोका जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बताए कि वर्ग 2 और वर्ग 3 की शिक्षा भर्ती और उच्च शिक्षा में निकलने वाली शिक्षकों की भर्ती का क्या आलम है। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार चरणबद्ध तरीके से मध्य प्रदेश की शिक्षकों की भर्ती की परीक्षा को शुरू करने जा रही है, जिसके लिए सबसे पहले तृतीय वर्ग के शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और उसके पश्चात चरणबद्ध ढंग से हम प्रथम और द्वितीय वर्ग के लिए भी आगे बढ़ेंगे। तो स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार का कमिटमेंट है कि आने वाले वक्त में हजारों की संख्या में शिक्षकों की भर्ती के माध्यम से स्कूली शिक्षा व्यवस्था को एक नई मजबूती प्रदान करना और उसके माध्यम से मध्य प्रदेश में शिक्षा के आयामों को नए स्तर पर स्थापित करना। और आइए देखते हैं आज हमारे सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने हमारे सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। लाखों बेरोजगारों के लिए खुशी की घड़ी, 13,000 से ज्यादा शिक्षकों की शुरू हुई भर्ती। सिर्फ डीएड अभ्यर्थी कर पाएंगे नौकरी, ज्यादा पढ़कर बीएड वालों ने क्या गलती कर दी। अब वो सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि भाई हम कहां क्या करें। कांग्रेस बोली लाखों शिक्षकों की कमी अब खत्म होगी। बीजेपी बोली अभी शुरुआत और आएंगी बंपर वैकेंसी। एमपी में डीएड अभ्यर्थियों के लिए हजारों नौकरी निकली, लाखों बीएड वालों को कब मिलेगी नौकरी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि चाहे अगर हम सिर्फ शिक्षा विभाग की बात करें तो बहुत बड़ा वर्ग एक जो है वो इंतजार कर रहा है, उनकी मांग कब पूरी होगी। देखते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे।
हमारे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता मिलन भार्गव जी जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करूंगा। एनएसयूआई से प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत है। शिक्षाविद के तौर पर आशुतोष पांडे जी ने हमें ज्वाइन किया है और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर देशदीप सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी का बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, सबसे पहले मैं आशुतोष जी आपके पास आता हूं। मुझे ये बताइए कि आशुतोष चौकसी जी, आपसे सवाल मैं लेता हूं कि यहां पर भर्तियां जो हैं अब वो निकालने का सिलसिला शुरू किया है, ये कहा जा रहा है। 13,000 वैकेंसीज जो हैं वो निकली हैं, लेकिन 70,000 से ज़्यादा सिर्फ शिक्षा विभाग में शिक्षकों की कमी बताई जाती है। और ये बीएड डीएड का तो सनातन से चला आ रहा लफड़ा है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि ये जब से बीएड और डीएड को लेकर के नौकरी देने के प्रावधान बने हैं, ये जंग भी जारी है कि किसे दें किसे नहीं। कई बार कोर्ट में भी ये मामला जा चुका है। अब मुझे ज़रा ये बताइए कि क्या 13,000 वैकेंसी आने से हमें खुश हो जाना चाहिए कि ठीक है अब आने वाले वक्त में शायद और भी वैकेंसी आएंगी, या आपको लगता है इसमें कोई खेला है? 70,000 वैकेंट पद हैं शिक्षा विभाग में, ये कहा जाता है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि शिक्षा विभाग में जो है, स्कूल शिक्षा विभाग में खासकर 70,000 से ज्यादा जो है रिक्त पद हैं, जिनको सालों से जो है सरकार भरने का काम नहीं कर रही है। लाखों करोड़ों अभ्यर्थी जो हैं वो बीएड और डीएड का कोर्स करते हैं, इसलिए ताकि वो आने वाले समय में शिक्षक बन सके और जो है नए छात्रों को अपनी शिक्षा का आदान प्रदान कर सके। लेकिन जो छात्रों ने बीएड करा हुआ है, जिनकी संख्या डीएड करने वालों से ज्यादा है, उनके साथ ये धोखा क्यों? अगर ये भर्ती निकालनी थी, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये भर्ती निकाली है तो क्या ये भर्ती सफल हो पाएगी? 13,079 पद पे जो भर्ती निकाली है, इसमें समय पे एग्जाम हो पाएगा, समय पे रिजल्ट आ पाएगा? क्या इस भर्ती में जो है कोई घोटाला सामने नहीं आएगा? जिस प्रकार से मध्य प्रदेश का पिछले कई सालों का इतिहास है कि भर्तियां निकलती हैं और उन भर्तियों में लगातार घोटाले पाए जाते हैं, तो क्या इस भर्ती में घोटाला नहीं होगा? सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि बीएड करने वालों की इसमें क्या गलती थी? जिनकी संख्या डीएड करने वालों से ज्यादा है, उनको क्यों मौका नहीं दिया गया? अगर 13,000 पद निकाले ही थे तो कुछ पद जो है बीएड वालों के लिए निकाल दिए जाते, कुछ पद डीएड वालों के लिए निकाल दिए जाते। लेकिन सिर्फ ये कहीं ना कहीं सरकार खाना पूर्ति करने का काम कर रही है। एक लॉलीपॉप जो है उन करोड़ों अभ्यर्थियों को पकड़ाने का काम सरकार ने किया है। आगे चल के इसमें देखने वाली बात यह है कि आगे इसमें नियुक्तियों में और भर्तियों में होता क्या है, क्या यह भर्ती हो भी पाती है या नहीं हो पाती। ठीक है, चलिए आशुतोष पांडे जी आपके पास मैं आता हूं। मुझे ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि एक अच्छी शुरुआत की तरफ सरकार बढ़ गई है? हालांकि इससे पहले भी सरकार बीजेपी की ही थी और 70,000 पद खाली हैं, तो सवाल तो उठेंगे, पर अब कम से कम शुरुआत तो हुई है। सरकार उस दिशा को गंभीरता से ले रही है और अब 13,000 वैकेंसी एक साथ निकाली है। देखिए, आपका ये कहना है कि सरकार इसे गंभीरता से ले रही है, लेकिन गंभीरता से लेने के लिए समय बहुत काफ़ी हो चुका है। आपका शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है। 1 महीने की वो पढ़ाई, 15 दिन जून की पढ़ाई, और ये जुलाई लगभग समाप्त होने पे आ गया है, तो 2.5 महीने तो पढ़ाई लेट हो ही चुकी है। फिर उसके बाद आप केवल 13,089 जो पद निकाल रहे हैं, प्रदेश में 12,000 तो शिक्षा विहीन स्कूल है, शिक्षक विहीन स्कूल। 12,000 शिक्षक विहीन में ही भर दोगे आप ये, और बाकी के पद तो केवल प्राइमरी में ही पदों की कमी नहीं है, माध्यमिक में भी पदों की कमी है, हाई सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूलों में भी माध्यमिक पदों की कमी है, जिनकी आप पूर्ति अतिथि शिक्षक के माध्यम से कराते हैं। तो ये समय काफ़ी देर कर दी है, जल्दी होना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया जैसे ही परीक्षा समाप्त होती है उसके बाद शुरू की जानी चाहिए, और स्कूल शुरू होते ही शिक्षकों को स्कूल में होना चाहिए। तभी हम ये कह सकते हैं कि हम शिक्षा के प्रति चिंतित हैं और शिक्षा को अच्छे तरीके से बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं। बाकी ये एक लॉलीपॉप हो सकता है, खाना पूर्ति हो सकती है मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए अब मैं इस पूरे मामले को लेकर मिलन जी आपके पास आता हूं। मिलन जी, देखिए शुरुआत हुई है, अच्छी बात है, पर वैकेंसी बहुत ज़्यादा लंबे समय से पेंडेंसी इनकी चल रही है। अब जो बीएड वाले लोग हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने डिग्री लेकर के इंतजार कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि जब लगता है कि किसी साथ वाले को कुछ मिल रहा है तो उनकी उत्सुकता और बढ़ती है, उनका जो इंतज़ार है वो और मुश्किल होता है। ऐसे में क्या कब तक हो पाएगा? दूसरा ये सवाल है कि अभी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहां पर बम्पर वैकेंसी हैं, वो कब तक भरनी शुरू हो पाएंगी?
लेकिन निश्चित रूप से अभिलाष जी इस बात को स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि अपेक्षाकृत जितने उम्मीदवार, जितने युवा मध्य प्रदेश में, उनके हिसाब से ये भर्तियां कम हो सकती हैं, लेकिन जितनी भर्ती सरकार ने निकाली है निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए अपने रोजगार को पाने के लिए और एक अपने भविष्य को संवारने के लिए और मध्य प्रदेश के भविष्य को संवारने का जो उनको अधिकार प्राप्त होगा, निश्चित रूप से स्वागत योगी सरकार का एक कदम है। देखिए, लगातार हमारा प्रयास है सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों को युवाओं को देना, ताकि मध्य प्रदेश में जो हमारे युवा हैं वो अपने रोजगार पा सके और अपने जीवन को संवार सके। देखिए, जिस प्रकार से अभी हमारे विपक्ष के साथी बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से अंधकारमय बताने का जो कुत्सित प्रयास है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कूली शिक्षा, चूंकि स्कूली शिक्षा ही है जो है इंसान को इंसान बनाती है और हमारी प्राथमिक शिक्षा ही हमको आगे बढ़ाने पर प्रोत्साहित करती है और मार्गदर्शित करती है। तो निश्चित रूप से शिक्षा जो डीएड और बीएड की बात है, देखिए डीएड डिप्लोमा और जो बैचलर डिग्री का जो अंतर है वो उच्च शिक्षा विभाग तय करता है और यूनिवर्सिटीज ने यदि कोई करिकुलम बनाया है, कोई डिग्री बनाई है तो सोच समझ के बनाई होगी और उन दोनों में काफी अंतर होगा। यदि दोनों को हम एक साथ रख दें तो फिर इन पढ़ाई का अंतर ही क्या, तो डिग्री को ही एक ही कर दिया जाए, क्यों डिग्री अलग अलग दी जाती है। तो इन करने वालों को जो शिक्षा लेते हैं, जो डिप्लोमा करते हैं, जो बैचलर डिग्री पाते हैं, उनमें कुछ ना कुछ अंतर रखकर ही वैकेंसीज को भरा जाता है और मुझे लगता है कि ये लगातार प्रयास किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आज डीएड के लिए भर्ती निकाली तो कल बीएड वालों के लिए भर्ती नहीं निकली। ये लगातार हमारा प्रयास है। मध्य प्रदेश में लगभग 1,49 लाख जो बच्चे हैं वो शिक्षा ले रहे हैं। लगभग हमारे यहाँ जो स्कूलों की संख्या है वो भी काफी 1.25 लाख के आसपास है। उसमें कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनको कहा जाता है कि साहब यहाँ बच्चे कम है। देखिए, हमारी सोच जो थी वो ये थी कि व्यक्ति को उसके गांव में, उसके ग्राम में शिक्षा मिले, छोटे से केंद्र खोलकर स्कूल के, ताकि बच्चे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित हो, क्योंकि कई बार दूरी उसके लिए बाधा बन जाती है। तो दूरी बटा के प्रोत्साहन दिया। जब इस बेहतर सुविधाएं धीरे धीरे क्रमशः बढ़ी तो आज आप देखिए सीएम राइस को जो सांदीपनि विद्यालय नाम दिया, आज वो सुख सुविधाओं युक्त है। आज इतना आधुनिकता की इस युग में कैसे आधुनिक संसाधनों के माध्यम से शिक्षा दी जाए, उस तरफ भी सरकार बढ़ रही है और मध्य प्रदेश के युवाओं को बेहतर शिक्षा की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा प्रयास है हम संसाधन भी उपलब्ध कराएं, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर भी दें, बेहतर शिक्षक भी दें। तो इस तरफ हम लगातार ट्रेनिंग और वैकेंसीज के माध्यम से ये पूर्ति कर रहे हैं। ठीक है। देशदीप सक्सेना जी, देखिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और चाहे स्कूलों की हालत हो, शिक्षकों की कमी हो, ये बहुत से ऐसे विषय देख करके लगता नहीं है कि मध्य प्रदेश में एक सशक्त सरकार इतने लंबे समय से रही है, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ ये वो मुद्दे हैं जो हमेशा सरकार को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पीछे बैकफुट पर ला देते हैं। अब जब ये 13,000 वैकेंसीज निकल कर आई हैं, वैकेंसीज को लेकर के अब जो उम्मीदें बंध गई हैं लोगों की, क्या आपको लगता है वो जल्द पूरी होंगी? और जो सवाल उठाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से वो भी बहुत जायज़ है कि फिर से तो कोर्ट के कचहरी के चक्कर में नहीं अटक जाएंगे मामले। देखिए क्या होता है अभिलाष जी, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, लेकिन सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई कि बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया है शिक्षा के बारे में। आपने जैसा कहा, शिक्षा और स्वास्थ्य 2 सबसे इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं और राज्य के विषय हैं मोस्टली, खासतौर से मध्य प्रदेश जैसे बीमारू राज्य में जी। अब इस मुद्दे में बहुत सारे मुद्दे छुपे हुए दिखते हैं मुझे। जैसे इसमें रोजगार का मुद्दा तो है ही कि हम बोल रहे हैं डीएड और बीएड का सवाल है, इनके लिए भर्ती निकली, इनके लिए भर्ती नहीं निकली। दूसरा, ये हमारी शिक्षा से जुड़ा हुआ है, मतलब जो हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं, अभी हमारे विद्वान बीजेपी के साथी ने बताया कि कितने करोड़ स्टूडेंट्स हैं और कितने लाख स्कूल हैं, तो इससे समझ में आता है कि मुद्दा कितना सीरियस है। और जो राज्य की सरकार होती है वो ज़्यादातर उसके ऊपर जिम्मेदारी रहती है जो रूरल एरियाज़ हैं मध्य प्रदेश के, वहाँ शिक्षा को बिल्कुल जो सुदूर क्षेत्र है वहाँ तक पहुँचाने में। तो क्या ये कर पाई है सरकार अभी तक? बीजेपी सरकार से इसलिए सवाल ज़्यादा, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि ये एक अच्छी शुरुआत है। देखिए कि कम से कम कुछ तो भर्ती शुरू हुई, एक प्रक्रिया तो शुरू हुई। भले ही 70,000 वैकेंसीज हैं जैसे आप लोग बता रहे हैं, उसमें से 13,000 के बारे में प्रक्रिया शुरू है, लेकिन लोगों को जो डर है वो बहुत वाजिब डर है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ऐसा बहुत बार होता है कि अगर एग्ज़ाम होता है तो फिर पेपर लीक हो जाता है, तो फिर लोग अदालत जाते हैं और फिर
मामला खटाई में पड़ जाता है। लेकिन मैं फिर से अपनी बात पे लौटता हूँ कि ये अच्छी प्रक्रिया है, लेकिन 70,000 का बैकलॉग क्यों हुआ? मध्य प्रदेश में पिछले दशकों से, अब तो हम बोल सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुझे याद है, मैं जब असेंबली की रिपोर्टिंग करता था तो अक्सर शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार, जब अगला चुनाव आने वाला होता था, मतलब उनकी सरकार के जब 5 साल पूरे होने वाले रहते तो चौथे साल में वो कुछ वैकेंसीज निकालते थे। लेकिन ये कभी नहीं मालूम पड़ पाया कि वो वैकेंसीज मटेरियलाइज हुई कि नहीं, एग्जीक्यूट हुई कि नहीं, वो रोजगार में परिवर्तित हो पाए कि नहीं। लेकिन देखिए धीरे धीरे बैकलॉग कितना इकट्ठा हो गया कि जो दूसरी सरकार आई अब मोहन यादव जी की, उनके सामने एक हरकुलियन टास्क है। 70,000 बैकलॉग है मध्य प्रदेश में। जैसा अभी हमारे किसी साथी ने बताया कि 13,000 तो 13,000 उन स्कूलों में हो जाएगा जहां एक भी शिक्षक नहीं है। तो स्थिति बहुत विकट है। इसी से जुड़ा हुआ एक और है सवाल जो कि और ज़्यादा सीरियस है कि मध्य प्रदेश में ड्रॉप आउट रेट कितना है। देखिए मध्य प्रदेश में जो प्राइमरी स्कूल तक का जो ड्रॉप आउट रेट है वो नेशनल ड्रॉप आउट रेट से ज़्यादा है। मतलब जो नेशनल ड्रॉप आउट रेट है उससे कहीं ज़्यादा बच्चे प्राइमरी लेवल पे स्कूल छोड़ रहे हैं, उसके जो भी कारण हो। उसके बाद जो मिडिल का जो ड्रॉप आउट रेट है वो भी नेशनल ड्रॉप आउट रेट से बहुत ज़्यादा है। फिर अगर हम 9वीं 10वीं 11वीं मतलब 14 से 16 साल के बच्चे, मतलब 17 साल की उम्र में ऐसा माना जाता है कि 12वीं पास करता है तो 16 साल में 11वीं की परीक्षा देता है, वो ड्रॉप आउट रेट तो और ज़्यादा भयावह है, वो डबल है। मतलब जो नेशनल ड्रॉप आउट रेट है बच्चों का उस लेवल पे स्कूल्स में वो करीब 7% है, यहाँ 14% है, 14% से भी ज़्यादा है। और ये जानकारी मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी जो बजट सेशन हुआ था अप्रैल के पहले उसमें दी थी, मतलब ये सरकारी जानकारी है। ठीक। तो हम ये समझ सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति है शिक्षा के क्षेत्र की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, टीचर्स की कमी है, फिर ये है कि डीएड बीएड रोजगार की समस्या भी है। तो इस मुद्दे को मोहन यादव सरकार को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा। सीरियसली लिया है सरकार ने, लेकिन मेरे ख्याल से और ज़्यादा फोकस्ड होने की ज़रूरत है और ज़्यादा सीरियसनेस दिखाने की ज़रूरत है। और ये इंश्योर करने की ज़रूरत है कि ये जो 13,000 पोस्ट हैं ये कम से कम मतलब भरी जाए, इंश्योर करें, जिससे कम से कम अगले सत्र में तो ये टीचर्स उपलब्ध हो पाए। मुझे नहीं लगता कि इस सत्र में ही हो पाएंगे, लेकिन अगले सत्र में तो इनकी उपलब्धता हो पाए। ठीक है सर। मैं वापस जल्दी से आ जाता हूँ आशुतोष चौकसे जी के पास। आशुतोष जी देखिए, सवाल यहाँ पर यह है कि हम डबल इंजन की सरकार के साथ प्रदेश में हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय औसत से शिक्षा में हम काफ़ी पीछे हैं। 2% से ज़्यादा हम पीछे हैं राष्ट्रीय औसत जो शिक्षा का है, पहली चीज़। दूसरा, अगर हम शिक्षा की गुणवत्ता की बात करें तो देश में 35वें 34वें 35वें नंबर पर हमें, मतलब ज़्यादातर राज्य जो मध्य प्रदेश के समकक्ष हैं उनसे बहुत पीछे हैं। और बाकी ड्रॉप आउट रेट के बारे में तो बहुत गंभीर आंकड़े जो हैं वो पेश किए हैं सक्सेना जी ने। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर इतनी वैकेंसी निकालने के बाद, तमाम चीज़ों के बाद अब स्थितियाँ सुधर रही हैं, तो हमें इसे सकारात्मक तौर पर क्यों नहीं लेना चाहिए? विपक्ष को अब क्यों संशय हो रहा है? और रही बात घोटाला होगा नहीं होगा, ये आपकी जायज़ चिंता है, पर कम से कम वैकेंसी निकल रही हैं और सरकार कह रही है हम आगे और निकालेंगे, प्राइमरी के बाद हम मिडिल और हाई स्कूल के टीचर्स की भी वैकेंसी निकालेंगे। उसका स्वागत क्यों नहीं कर रही है सर विपक्ष? नहीं, देखिए अभिलाष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी अच्छा कदम सरकार के द्वारा उठाया जाता है तो वो निश्चित तौर पर स्वागत योग्य होता है। लेकिन अगर सरकार के द्वारा हमें गुमराह किया जा रहा है तो सवाल उठना लाजमी है। जिस प्रकार से अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता महोदय बता रहे थे कि जो है शिक्षा की स्थिति बढ़ाने के लिए सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, सीएम राइज स्कूल का नाम बदल के जो है संपादकीय कर दिया गया। मैं आपको पिछले 4 दिनों की घटना भोपाल शहर की राजधानी की मध्य प्रदेश की बताता हूं कि पिछले 4 दिन पहले जो है एक प्राइमरी स्कूल में एक बच्ची के ऊपर छत का छज्जा गिर गया, जिससे उसके सिर में 4 टाके आए। आज उसी बात को लेकर मैं भोपाल शहर के ही बीचों बीच एक सरकारी स्कूल में गया जिसका नाम सुल्तानिया है। मैं आपको उसका वीडियो अभी दिखा सकता हूं। उसकी ऐसी जर्जर स्थिति है कि बच्चे जान हथेली पर लेकर वहां जो है पढ़ाई करने का काम कर रहे हैं। गुणवत्ता की अगर बात आती है तो गुणवत्ता इसलिए नहीं आती है, संपादकीय सीएम राइज का नाम बदलकर जरूर रख दिया गया है, लेकिन भोपाल के कटारा हिल्स में जो है
एक संपादकीय स्कूल जिसका नाम बदला गया सीएम राइस का, वहां टीन के छज्जे में बच्चे जो है, हजारों बच्चे जो है पढ़ने के लिए मजबूर हैं। तो हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि हम शिक्षा की गुणवत्ता किस प्रकार से बढ़ाना चाह रहे हैं। स्वागत उस बात का किया जाता है जो बात सत्य हो, जो गुमराह करने वाली बात ना हो। लेकिन 2 दशक की सरकार होने के बाद भी अगर सरकार लगातार जो है अच्छी व्यवस्थाओं के नाम पर सिर्फ जनता को, प्रदेश को गुमराह करने का अगर काम करती हो, तो इस बात पर सवाल लाजमी है। और अगर ऐसा होता रहेगा तो हम इस पे लगातार सवाल उठाते रहेंगे। ये हमारा एज अ विपक्ष काम है। ठीक है, चलिए ठीक है। आशुतोष पांडे जी, आप मुझे ये बताइए कि शिक्षा की इतनी खराब स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या मध्य प्रदेश शुरू से शिक्षा में बहुत खराब रहा था और 15-20 साल कम पड़ते हैं क्या बीजेपी सरकारों को इसे ठीक करने में, या इच्छा शक्ति की कमी थी? सरकारों के पास पर्याप्त समय था, क्योंकि जितना एक राज्य की जनता दे सकती है किसी एक पार्टी को, उस लिहाज से मध्य प्रदेश की जनता ने बीजेपी को बहुत मौका दिया है। और अगर फिर भी हम एवरेज के पास भी नहीं है, राष्ट्रीय औसत के आसपास भी नहीं है, तो फिर हमें फिर तो बीजेपी को पार्टी एज अ पार्टी सोचना पड़ेगा कि भाई ये मामला तो ऐसा है जो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती माना जाएगा और इस पर हम अपनी पीठ कम से कम नहीं थपथपा सकते। देखिए विलास जी, हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं पार्टी या राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ। शिक्षा की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग के अफसरों की है, अधिकारियों की है। ये जो भी बैकलॉग या कमी है शिक्षा में, या आप गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ की जो शिक्षा नीति है कि साहब प्राइमरी में केवल 1 से 5 तक कक्षाओं के लिए केवल 2 शिक्षक होंगे, और माध्यमिक में 6 से 8 तक के जिसमें 6 विषय होते हैं उसके लिए केवल 3 शिक्षक होंगे। आप खुद एक अंदाज लगा सकते हैं कि 1 से 5 तक के 5 क्लास के बच्चों को केवल 2 शिक्षक किस तरीके से संभालेंगे और कैसे उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाएंगे। ये एक हमारी नीतिगत कमी है जो कि शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है, और ये लंबे समय से चली आ रही है। इसमें कोई बदलाव कहीं भी नहीं देखने को मिल रहा है। जहां तक हम बात करते हैं गुणवत्ता की, ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति हम देखें, अभी आप ही के न्यूज में है कि साहब शहरों में 35,000 पद अतिरिक्त हैं, अतिशेष शिक्षक हैं। पिछले बार आपने अतिशेष के नाम पर, ट्रांसफर के नाम पर इतना मई जून में हो हल्ला किया, लेकिन क्या एक भी शिक्षक को आप ग्रामीण स्कूल में भेज पाए? नहीं भेज पाए। तो ये इसकी गलती किसकी है? इसकी विभाग की कमी है। विभाग को अपनी कमियां दूर करना चाहिए, और अगर वाकई में आप शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना चाहते हैं तो प्रत्येक स्कूल में एक कक्षा में 1 शिक्षक कम से कम तो दें। प्राइमरी में 5 शिक्षक मिनिमम होने चाहिए 1 से 5 तक। वो छोटे बच्चे होते हैं, उन बच्चों को फिर घेर के ही बिठाया जा सकता है, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे सकते। हमारे घर में यदि 10 बच्चे परिवार के इकट्ठे हो जाते हैं तो पूरा परिवार उनको नहीं संभाल सकता। तो वहां पे 30-40 बच्चों की क्लास को लगभग 1 से 5 तक हम मिनिमम मान लें, हर क्लास में 10-10, 20-20 बच्चे, तो 100 बच्चों की क्लास को 2 शिक्षक आखिर कैसे गुणवत्ता शिक्षा दे पाएंगे? ये बड़ा सोचने का विषय है। और मुझे ये जो नियम नीति निर्धारण करने वाले हैं, इन लोगों की सोच पे बड़ी हंसी आती है कि आखिर ये क्या सोच के नियम बनाते हैं। चलिए ठीक है, बिना शिक्षा के हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज जो बाहर हमें देखने मिल रहा है जिस तरीके का माहौल, वो शिक्षा की कमी के कारण है। ठीक है। मिलन जी, देखिए, जब बीजेपी की सरकार से फिर से बीजेपी की सरकार को मौका दिया जनता ने, तो आपके साथ कुछ लेगेसी भी आई और कुछ चैलेंजेस भी आए, लेकिन क्या बीजेपी खुले दिल से ये स्वीकार कर पाएगी कि हाँ भाई 20 सालों में जो हम कर सकते थे हमने नहीं कर पाए उस चीज़ को 15 सालों 18 सालों में हम, और अब वो बोझ जो है, वो प्रेशर जो है, वो तनाव जो है, वो जाहिर सी बात है मोहन सरकार पर है। अब वो कितनी भी कोशिश कर लेंगे, अगर बहुत मेहनत भी करेंगे, क्योंकि गैप बहुत लंबा है, तो वो उस स्तर पर पहुंचना एकदम चमत्कार जैसा हो जाएगा कि हम राष्ट्रीय औसत को छू जाएं, उसके आगे निकल जाएं हर क्षेत्र। तो कितना बड़ा चैलेंज बीजेपी की सरकार, मोहन सरकार स्पेशली, अब मानती है शिक्षा को, और इसको लेकर क्या तैयारियां हैं सर? प्रायोरिटीज में कहां सेट किया है आपने? चुनौतियों को स्वीकार करके सरकार लगातार आगे बढ़ी, और पहली दफा नहीं, हमने देखिए 5-5 बार परीक्षा दी और 5 बार सरकार बनाई। ये हमारे परिणाम, हमारी जनता के प्रति जो हमारी जवाबदेही है स्वीकार करते हुए ये परिणाम है, वो बताते हैं कि हमारा डिलीवरी रेट क्या है। रही बात, देखिए अभी आशुतोष जी चूंकि एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिम्मेदार पद पर है, छात्रों के नेता हैं, तो मैं उनको तो एक त्रुटि सही करना चाहता हूँ। वो लगातार बोल रहे थे, देखिए ये संपादकीय विद्यालय नहीं है, ये ऋषि सांदीपनि के नाम से है, और जो ऋषि जिन्होंने कृष्ण को शिक्षा दी, ये उनके नाम से। पहले तो ये सुधार करिए और जानकारी रखिए।
दूसरी बात, हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं, आपका मैं टोकना चाहता हूँ, आपका मकसद नाम बदलना नहीं है, शिक्षा की गुणवत्ता लाना नहीं। नहीं ठीक है, चौकसी नाम जी, बदलना। ना चौकसी जी ठीक है। आपकी सरकार का पूरे देश में यही काम है ना, नाम बदलना, शहरों के नाम बदलना, स्कूलों के नाम बदलना। ठीक है पहले स्कूलों के नाम सीएम राय ठीक है, दिए, फिर दूसरे सीएम आए तो उन्होंने अपनी वाहवाही। चौकसी जी प्लीज, चौकसी जी प्लीज, आप शिक्षा की गुणवत्ता की बजाय सिर्फ नाम बदलने पे भरोसा रखते हैं। नाम बदलने से चीजें सही नहीं होंगी माननी। चौकसी जी आपको और आपकी चौकसी जी सरकार प्लीज को इस बात बोलने को दीजिए समझना ना पड़ेगा। चौकसी जी एक अभिलाष जी, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक यही है। तो आप गुमराह करते हैं। अभिलाष जी देखिए, गुणवत्ता की जहां तक बात है, देखिए हमने नई शिक्षा नीति लाकर हमने गुणवत्ता भी सुधारी। जो त्रुटिपूर्ण लोगों की सैलरी का विषय था, जिसमें अतिथि शिक्षा को जिस प्रकार से संविदा वाले हमारे शिक्षक थे, उनके साथ कितना अन्याय हुआ और किस प्रकार की स्थिति कमलनाथ सरकार में भी रही, ये भी देखी। पहले कैसे 2-2 2,500 शिक्षकों को सैलरी मिला करती थी, आज हजारों के रुपए में 20,000, 25,000, 40,000, 50,000 ऐसी सैलरी है जिनको त्रुटि सुधार कर उसकी गुणवत्ता को बेहतर किया। रही बात शिक्षकों की कमी की, देखिए मध्य प्रदेश में लगभग 6.5 लाख शिक्षक हैं, भरपूर शिक्षक हैं, ना ही इसमें कोई कमी है। देखिए गुणवत्ता की जहां तक बात है, समय के साथ इसमें लगातार हमारा प्रयास है गुणवत्ता सुधार की जाए। निश्चित तौर पर कमी होगी, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि बीमारू राज्य है, तो ये कितना इत्तेफाक रखते हैं अभिलाष जी? हम सक्सेना जी की बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। आज भी मध्य प्रदेश को ये बीमारू मान रहे हैं, तो ये आपका सोचा विवेक हो सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश ने बेहतर परिणाम हर क्षेत्र में दिए और लगातार दे रहा है। और हम जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है, जो हमें डिलीवर करना और हमारी कथनी करनी में अंतर, तो 5वीं और सरकार हमारी नहीं बना पाते। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं सुधार का, सुधार में कमी हो सकती है, आप उसको इंगित करिए, लेकिन आप मध्य प्रदेश को बीमारू आज भी कह दें, मुझे लगता है ये अतिशयोक्ति होगी, इसको नहीं कहना चाहिए। ठीक है, आप हमारा प्रदेश है, हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं। और जहां तक आक्रांताओं को महान बताकर इन्होंने शिक्षा पद्धति के साथ जो अन्याय किया, कांग्रेसियों को ये भूलना नहीं चाहिए। अकबर ठीक है सर, उस पर कल कर लेंगे सर, ठीक है, औरंगजेब को खून बहान का उस पर कल करेंगे सर, उस पर आगे कर लेंगे डिबेट सर, उस पर आगे कर लेंगे। अभी तो अभी पाठ्यक्रम चेंज पर नहीं सर, अभी तो शिक्षा की स्थिति चेंज करने पर बात कर लेते हैं। चलिए मैं देशदीप सक्सेना जी से लास्ट एक फाइनल कमेंट ले लेता हूं। देशदीप सक्सेना जी, मुझे ये बताइए कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, क्योंकि अब वो दिन चले गए, क्योंकि सड़क पहले हम समझते थे कि बहुत बड़ी चीज है, पर अब ये बात लोग लगभग समझ गए कि भाई आप सड़क बना लीजिए, 2 साल 3 साल में उखड़ जाएगी, हम नहीं कह रहे, वो मंत्री जी कह रहे हैं हमारे सम्मानीय, कि कोई सड़क ऐसी नहीं जो टूटती नहीं। आप पुल बना लीजिए, टूट जाएगा, आप इमारतें बना लीजिए, खत्म हो जाएंगी। पर शिक्षा ऐसी नींव है कि अगर आपने इसे ढंग से बना लिया तो आपके मध्य प्रदेश का विकसित होने का जो सपना है वो पक्का पूरा होगा। इस बात की गारंटी अब हर गरीब से गरीब और कम पढ़ा लिखा आदमी भी जानता है कि शिक्षा की कितनी जरूरत है। तो क्या सरकार इन्हें अब प्रायोरिटी में लाएगी? क्योंकि हमने देखा कि हमने इतने 1000 किलोमीटर के रोड बना दिए, वो उखड़ गए, फिर बोला कि कौन सी रोड नहीं उखड़ती। तो वो तात्कालिक चीजों की बजाय क्या लॉन्ग टर्म गोल्स जो हैं हमारे मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट के, उसके गोल्डन एरा में उसे ले जाने के, क्या कैसे पूरा हो पाएगा? सरकार की प्रायोरिटीज क्या सेट हो पाएंगी? क्योंकि ये चीजें वोट नहीं दिलाती। वोट तो दिलाता है कि हमने बिल्डिंग बना दी, सड़क बना दी, स्कूल बना दिए, उसका इंपैक्ट आने में 10-20 साल लग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि शिक्षा को प्राथमिकता में लाना पड़ेगा, और पहले तो ये मानना पड़ेगा कि समस्या है, जो कि हमारे मित्र लोग मानते नहीं है कि बीमारू राज्य नहीं है मध्य प्रदेश। तो पहले तो ये मानना पड़ेगा कि समस्या है। हेल्थ के इंडिसेस क्या है, ये सबके सामने है। शिक्षा के इंडिसेस क्या है, ये सबके सामने है। तो पहले तो सबसे पहले हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कमी है, और फिर उस तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया सरकार ने कि 13,000 शिक्षकों की वो भर्ती शुरू करी है, प्रक्रिया शुरू करी है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था, इंश्योर करना पड़ेगा कि एट द एंड ऑफ द डे कि ये 13,000 शिक्षकों की भर्ती होती है सुचारू, मतलब एक स्मूथ तरीके से, और वो अपने अपने स्कूलों में भेजे जाते हैं। और मैं जैसे शुरू में आपको मैंने कुछ आंकड़े दिए थे, वो आंकड़े तो केवल अर्बन और एरिया के थे। अगर रूरल एरिया के देखे जाएं, ग्रामीण क्षेत्रों के, तो और ज़्यादा स्थिति भयावह है। और अगर उसमें हम ये देखें कि दलितों के, आदिवासियों के और ओबीसीज के, जो कि आधी जनसंख्या से ज़्यादा है, वहाँ क्या स्थिति है, उनके ड्रॉप आउट रेट्स की क्या स्थिति है। तो ये एक बहुत सीरियस मुद्दा है, प्राथमिकता में सरकार को लेना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी ने इसको प्राथमिकता में लिया है, और तभी ये ओपनिंग शुरू करी है।
लेकिन अगेन इसको मटेरियलाइज होना पड़ेगा और तभी कुछ हो पाएगा मध्य प्रदेश की शिक्षा का। ठीक है, तो देखिए सरकार जो है वो जाहिर सी बात है कि हर वो काम करना चाहती है जिससे उसे वाहवाही मिल सके, जिससे प्रदेश का विकास हो सके, क्योंकि फिर वो हमें चुनाव में या सरकार को चुनाव में उसका क्रेडिट लेने का काम उसको करना है। पर सवाल ये है कि हम इस दौर में जी रहे हैं जहां पर लोग रोजगार अगर मांगते हैं तो उनको 100, 200, 500 रुपए का हम फ्रीबीज दे देते हैं, और वो हर पार्टी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है। तो वो बेहतर है, क्योंकि सरकार को पता है रोजगार सृजन करना मुश्किल है, तो उससे अच्छा है कि 500-500 रुपए इनको हर महीने दे दो। ये जो टेम्पररी रिलीफ की व्यवस्था चल रही है, ये हमारे दीर्घकालिक जो हमारी सोच और हमारी जो कोशिशें हैं उनको बहुत बड़ा धक्का लग रहा है। ये बात सिर्फ सरकारों को समझने की जरूरत नहीं है, ये बातें अब आम जनता को भी समझ में आनी चाहिए कि क्या हम मॉल बनवा लेने से या एक बुलेट ट्रेन चल जाएगी वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, या हम सरकार या जनप्रतिनिधियों से मांग करें कि आप सड़क 2 साल बाद बना देना, पहले हमारा स्कूल अच्छा कीजिए, वहाँ हमारे टीचर अच्छे बनाइए, जो कच्ची सड़क है हम उस पर 1-2 साल और चल लेंगे, पर पहले हमें स्कूल चाहिए। जिस दिन जनता भी ये बात समझ जाएगी कि उसके मूल अधिकारों के लिए मांग कहाँ से शुरू करनी है, उस दिन सरकारों को भी विवश होना पड़ेगा। वरना यही हाल होगा कि हम उत्पादन में, हम बाकी चीज़ों में बहुत आगे निकल जाएंगे, लेकिन जो मूलभूत हमारी ज़रूरतें हैं, जो हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, वहाँ पर बदहाली रहेगी। इसलिए कॉन्ट्रोडिक्शन देखने को मिलता है कि कुछ लोगों को या जो तटस्थ लोग हैं उन्हें लगता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य में मध्य प्रदेश की हालत बीमारू राज्यों जैसी है, और कुछ जगह ऐसी हैं जहां हम विकसित राज्यों से भी ऊपर या बहुत उनको टक्कर देते नजर आते हैं। इस विरोधाभास को खत्म करना होगा, सरकारों को भी सोचना चाहिए, और जाहिर सी बात है आम जनता को भी ध्यान देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया मिलन भार्गव जी, आशुतोष चौकसे जी, आशुतोष पांडे जी, देशदीप सक्सेना जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।